गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो गाइस, आज का जो सेशन है इसमें हम लोग एक काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है इन्फ्लेशन मैक्रो इकोनॉमिक्स का। इसको हम लोग डिस्कशन करेंगे आज के इस सेशन में। जो भी स्टूडेंट जेआरएफ के हैं, एसआरएफ के, नेट के और किसी अदर कम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं लाइक बीएचयू हो गया, स्टेट लेवल एग्जामिनेशन की, तो उनके लिए सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो भी आपके जूनियर होंगे, सीनियर या बैचमेट, आप मैक्सिमम से मैक्सिमम इस वीडियो को शेयर करिए। सिंगल लेक्चर में हम लोग इन्फ्लेशन को कवर करेंगे। जो भी आपके डाउट होंगे या सजेशन होंगे प्लीज़ कमेंट सेक्शन बॉक्स में राइट डाउन करिएगा। आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग आज क्या कवर करेंगे, इन्फ्लेशन को कवर करेंगे, टाइप ऑफ इन्फ्लेशन को कवर करेंगे, मेजरमेंट इसका कैसे करते हैं, जनरल प्राइस इंडेक्स को करेंगे, WPI और CPI को कवर करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इन्फ्लेशन क्या होता है। इन्फ्लेशन इंडिकेट द राइज इन प्राइस ऑफ ए बास्केट ऑफ कमोडिटी ऑन ए पॉइंट टू पॉइंट बेसिस। तो इन्फ्लेशन जो होता है वो इंडिकेट करता है एज ए जो प्राइस डे टू डे बढ़ रहा है या पॉइंट टू पॉइंट बढ़ रहा है, उसी को इन्फ्लेशन इंडिकेट करता है। इट बेसिकली सजेस्ट एन इंक्रीज इन द कास्ट ऑफ लिविंग ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। तो ये बेसिकली जो सजेस्ट करता है कास्ट के इंक्रीज होने को करता है, जो हमारी ओवरऑल टाइम पे लिविंग लाइफ पे जो इंक्रीज होता है किसी भी कम्युनिटी के प्राइस, उसको इंडिकेट करता है। एंड इन्फ्लेशन को सिंपल से अगर हम लोग डिफाइन करें, इन्फ्लेशन में भी डिफाइंड एज ए कंसिस्टेंट आर ए परसिस्टेंट एंड एप्रिसिएबल राइज इन प्राइस जनरल लेवल ऑफ प्राइसेस ऑफ गुड एंड सर्विसेज इन इकोनॉमी ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो किसी भी इकोनॉमी में जो परसिस्टेंट या कंटिन्यूस जो प्राइस बढ़ रही है किसी भी कमोडिटी को, इसको इन्फ्लेशन बोलते हैं। इन्फ्लेशन का जो रीजन है, सबसे बड़ा रीजन है वो डिमांड जो है वो मोर हो जाती है देन सप्लाई के। तो डिमांड ज़्यादा हो जाएगी सप्लाई के तो इन्फ्लेशन आ जाएगा। और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए ही गवर्नमेंट सेलिंग प्राइस को फिक्स करती है। देन कुछ जो इसके रीजन क्या क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे डिमांड पुल इन्फ्लेशन हो गया, कास्ट पुल इन्फ्लेशन हो गया, एक्सेस प्रिंटिंग एंड फ्लो ऑफ मनी हो गया, इसकी भी हो जाती है इन्फ्लेशन का। और अगर हम कुछ हिंदी में डिफिनेशन इसकी अगर देखें तो वस्तु और सेवाओं की कीमतों में जो बढ़ोतरी होती है, इस परिस्थिति को हम लोग मुद्रास्फीति बोलते हैं। इन्फ्लेशन को मुद्रास्फीति बोलते हैं हिंदी में। अर्थात मूल स्रोत प्राइस लेवल में होने वाली सतत वृद्धि मुद्रास्फीति है, इसे मुद्रास्फीति बोलते हैं। हिंदी में मुद्रास्फीति का जो मीनिंग होता है या इन्फ्लेशन का जो मीनिंग होता है वो महंगाई होता है। देन जस्ट लाइक एग्जाम्पल के रूप में हम लोग अगर 1 kg साल्ट को 10 रुपीज़ में परचेज कर रहे हैं और वही 1 kg साल्ट हम नेक्स्ट ईयर 20 रुपये में परचेज कर रहे हैं तो उसे इन्फ्लेशन बोलेंगे। देख अगर शॉर्ट टर्म में सिंगल टर्म में इसकी डेफिनेशन हम लोग देखें तो डेफिनेशन नेम ऑफ द एन इकोनॉमिक कंडीशन। तो इन्फ्लेशन को इकोनॉमिक कंडीशन का नेम दिया जाता है। इन विच प्राइस ऑफ ऑल गुड एंड सर्विसेज राइजेज। तो इसके लेवल पे गुड और सर्विसेज की जो प्राइस बढ़ती है, राइज इन प्राइजेज इन कंटिन्यूस इसकी प्राइस बढ़ती है। लीड टू फॉल इन परचेजिंग पावर। तो मनी की जो परचेजिंग पावर डिक्रीज होती है। देन हम लोग देखते हैं एग्जांपल के रूप में अगर 10 इसेंशियल कमोडिटी 1 जनवरी 2019 को हम 100 रुपये में परचेज कर रहे हैं और नेक्स्ट ईयर फर्स्ट जनवरी को 2020 को हम 105 में परचेज कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो इन्फ्लेशन रेट है वो 5% है। ये इंपॉर्टेंट एक देखो आ गया पॉइंट, जो हम लोग पॉइंट ये एग्जाम में पूछा भी जाता है ये वाला पॉइंट। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे टू मच मनी जो परचेजिंग पावर होती है, ये टू मच मनी परचेजिंग टू फ्यू कमोडिटी इट टर्म एट इन्फ्लेशन। तो ज़्यादा मनी कम जो कमोडिटी को परचेज कर सकती है, इसे हम लोग इन्फ्लेशन बोलते हैं। देन रिलेटेड कॉन्सेप्ट ऑफ इन्फ्लेशन, कुछ ऐसे टर्म है या कॉन्सेप्ट है जो कि इन्फ्लेशन के टॉपिक को समझने से पहले हमको इन टर्म के बारे में समझना पड़ेगा। जैसे फर्स्ट हमारा डिप्लेशन हो गया। तो डिप्लेशन क्या होता है, डिप्लेशन जो होता है इन्फ्लेशन का एज ए अपोजिट होता है या एंटोनियम होता है। इसमें क्या होता है देखते हैं हम लोग, ए जनरल डिक्लाइन इन प्राइसेस ओपन कास्ट बाई ए रिडक्शन इन सप्लाई ऑफ मनी और क्रेडिट। तो जनरल जो डिक्लाइन होता है प्राइस का टू लो रिडक्शन ऑफ सप्लाई ऑफ मनी और क्रेडिट का, तो इसे डिप्लेशन बोलते हैं। देन डिप्लेशन कैन बी कास्ट आल्सो बाई ए डिक्रीज इन गवर्नमेंट पर्सनल और इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग। तो इन डिप्लेशन को हम लोग डिक्रीज कर सकते हैं गवर्नमेंट की वजह से और गवर्नमेंट के इंटरवेंशन की वजह से, पर्सनल और इन्वेस्टमेंट की वजह से भी। दी अपोजिट ऑफ इन्फ्लेशन, तो डिप्लेशन जो होता है वो अपोजिट होता है हमारा, अपोजिट होता है ये इसका इन्फ्लेशन का, तो इसे डिप्लेशन बोलते हैं। डिप्लेशन है द साइड इफेक्ट ऑन इंक्रीज अनएम्प्लॉयमेंट सिंस देयर ए लोअर लेवल ऑफ डिमांड इन द इकोनॉमी। तो अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से जो होता है ये भी होता है कि आदमी के पास जब एज ए मनी नहीं रहेगा तो वो कम परचेजिंग पावर होगी उसकी, तो इसे भी बोलते हैं डिप्लेशन। देन हम लोग देखते हैं अब डिसइन्फ्लेशन क्या होता है। तो डिसइन्फ्लेशन में क्या होता है, इज शोइंग इन द रेट ऑफ प्राइस इन्फ्लेशन
तो ये प्राइस इन्फ्लेशन को शो करता है रेट, इसे डिसइन्फ्लेशन बोलते हैं। इंस्टेंसेस व्हेन द इन्फ्लेशन रेट हैज़ रिड्यूस मार्जिनली ओवर द शॉर्ट रन में जो मार्जिनल इन्फ्लेशन रेट जो रिड्यूस होता है डिसइन्फ्लेशन उसको इंडिकेट करता है। देन स्टैगफ्लेशन हम लोग देखते हैं। स्टैगफ्लेशन क्या होता है? स्टैगफ्लेशन जो होता है काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है इन्फ्लेशन में। एक कंडीशन ऑफ स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ एंड रिलेटिवली हाई अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पे ग्रोथ रेट बहुत लो होती है जीडीपी की या नेशनल की इनकम का, और हाई अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। एट टाइम ऑफ स्टेगनेशन अकम्पाइंड बाई अ राइज इन प्राइसेस और इन्फ्लेशन, प्राइस और इन्फ्लेशन बहुत तेज़ी से बढ़ता है। अगर हिंदी में हम लोग स्टैगफ्लेशन को देखें तो शून्य वृद्धि दर, नए उद्योगों का ना लगना, बेरोजगारी दर में कमी नहीं, इसी को हम लोग स्टैगफ्लेशन बोलते हैं। इसको स्थगन बोलते हैं। इसका जो सबसे बड़ा इंक्रीजिंग सैलरी, इंक्रीज टैक्सेस, ये भी रीजन होता है। देन हम लोग देखते हैं स्टैगफ्लेशन को हम लोगों ने कवर किया। देन रिप्लेशन क्या है इसको हम लोग देखते हैं। तो रिप्लेशन ए फिजिकल और मॉनेटरी पॉलिसी डिजाइन टू एक्सपेंड ए कंट्री आउटपुट एंड कर्ब द इफेक्ट ऑफ डिप्लेशन। तो रिप्लेशन जो होता है फिजिकल और मॉनेटरी पॉलिसी होती है जो कि डिजाइन किया जाता है कंट्री के आउटपुट और डिप्लेशन के इफेक्ट को कंट्रोल करने के लिए। रिप्लेशन पॉलिसी कैन इंक्लूड रिड्यूसिंग टैक्सेस, चेंजिंग द मनी सप्लाई एंड लोअरिंग इंटरेस्ट रेट। तो रिप्लेशन में क्या हम लोग करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल टैक्स को रिड्यूस कर देते हैं, मनी के सप्लाई को चेंज कर देते हैं और जो इंटरेस्ट रेट है उसको लो कर देते हैं। देन टाइप और क्लासिफिकेशन ऑफ इन्फ्लेशन। तो हम लोग देखते हैं अब टाइप और क्लासिफिकेशन इन्फ्लेशन का क्या क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। फर्स्ट हमारा जो है वो क्रीपिंग इन्फ्लेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल क्रीपिंग इन्फ्लेशन, व्हेन द प्राइस राइजेज इन प्राइस इज वेरी लो। तो जो प्राइस जो है बहुत लो अमाउंट में इंक्रीज हो रही है, जिसे क्रीपिंग इन्फ्लेशन बोलते हैं। लेस देन 3% एनम, तो इसमें जो ग्रोथ रेट होता है वो 3% से लेस होता है। ये पूछा जाता है डायरेक्टली एग्जाम में, क्रीपिंग में कितना परसेंट ग्रोथ रेट होता है, वॉकिंग में कितना परसेंट होता है। तो जो हमारे इसमें है वो 3% ओवरऑल, ये एग्जाम के हिसाब से इम्पोर्टेंट है। देन वॉकिंग और ट्रोटिंग इन्फ्लेशन। वॉकिंग में क्या होता है? तो वॉकिंग इन्फ्लेशन सच टाइप का इन्फ्लेशन होता है जिसमें जो ग्रोथ रेट होती है 3 to 10% होती है एनुअली। तो इस टाइप के इन्फ्लेशन में जो होता है वो गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है रनिंग ओवरऑल। तो ये भी इंपॉर्टेंट हमारा जो पॉइंट निकल के आया, 3 to 10% होता है और गवर्नमेंट का इसमें कंट्रोल होता है। देन थर्ड हमारी रनिंग इन्फ्लेशन क्या है? व्हेन प्राइस राइज रैपिडली लाइक द रनिंग ऑफ ए हॉर्स एट ए रेट ऑफ स्पीड 10 to 20% पर एनम। तो इसमें प्राइस जो रेट होता है या इन्फ्लेशन का वो बहुत तेज़ी से बढ़ता है, जिसमें 10 से 20% एनम बढ़ोतरी होती है, इंक्रीजिंग होती है। इट कंट्रोल रिक्वायर स्ट्रॉन्ग मॉनेटरी एंड फिजिकल मेजर, अदरवाइज इट लीड टू हाइपर इन्फ्लेशन। अगर इसको हम लोग मॉनेटरी पॉलिसी से कंट्रोल नहीं करेंगे तो यही जो कन्वर्ट हो जाता है हाइपर इन्फ्लेशन में, जो इनमें एनुअली ग्रोथ रेट होती है ये पूछता है 10 to 20% होती है और यही लीड हाइपर इन्फ्लेशन को बढ़ावा देता है। देन हमारा गैलोपिंग हाइपर इन्फ्लेशन क्या है इसको हम लोग देखते हैं। गैलोपिंग में क्या होता है? व्हेन प्राइस राइजेज बिटवीन 20 to 100% एनम आर इवन मोर, bring a total collapse of the monetary system because of the continuous fall in the purchasing power of money। तो गैलोपिंग में जो ओवरऑल निकल के आता है 20 to 100% होता है, इसी को हाइपर इन्फ्लेशन बोलते हैं। और ये डे टू डे जो मनी की परचेजिंग पावर होती है इसमें बहुत तेज़ी से डिक्रीज होती है। देन हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट ओपन इन्फ्लेशन। ओपन इन्फ्लेशन क्या होता है? In open inflation, free market mechanism is permitted to fulfill its historic function of retaining the short supply of goods and distribute them according to consumer ability to pay। तो ओपन इन्फ्लेशन में क्या होता है? ओपन इन्फ्लेशन में जो होता है हमारा, इसमें सप्लाई और डिमांड जो डिपेंड करती है और इसमें ओपन रखा जाता है मार्केट फोर्सेस को, और जैसे परचेजिंग पावर एबिलिटी होती है किसी भी इंडिविजुअल की, उसी के हिसाब से ये इन्फ्लेशन बढ़ता है। देन हमारा नेक्स्ट आता है रिप्रेस्ड इन्फ्लेशन। रिप्रेस्ड इन्फ्लेशन में क्या होता है हमारा? व्हेन द गवर्नमेंट इंटरप्यूट ए प्राइस राइज। तो गवर्नमेंट का इंटरप्यूट होता है प्राइस राइज में बढ़ने में, इसे रिप्रेस्ड इन्फ्लेशन बोलते हैं। देयर इज ए रिप्रेस्ड और सप्रेस्ड इन्फ्लेशन। तो इसी को हम लोग सप्रेस्ड इन्फ्लेशन भी बोलते हैं, जो कि गवर्नमेंट कंट्रोल करती है इस टाइप के इन्फ्लेशन को डे टू डे। देन मार्कअप इन्फ्लेशन। मार्कअप इन्फ्लेशन क्या है? रिजल्ट फ्रॉम द पेकुलियर मेथड ऑफ प्राइसिंग अडॉप्टेड बाय द बिग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो पेकुलर
ये बिजनेसमैन के द्वारा होता है इस टाइप का मार्कअप इन्फ्लेशन, जो कि पेकुलर मेथड प्राइसिंग से अपनाने की वजह से होता है। ऑर्गेनाइजेशन कैलकुलेट देयर प्रोडक्शन कास्ट एंड देन एडेड ए सर्टेन मार्कअप इल्ट द टारगेट रेट ऑफ प्रॉफिट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी कास्ट को इंक्लूड करते हैं और अपने ग्रोथ रेट को बोलते हैं कि इतना परसेंटेज पे हम अपना वो लेंगे, तो इसी को मार्कअप इन्फ्लेशन बोलते हैं। देन कंप्रिहेंसिव इन्फ्लेशन क्या होता है? व्हेन प्राइस ऑफ एवरी कम्युनिटी थ्रू आउट द इकोनॉमी राइज, तो थ्रू आउट इकोनॉमी में किसी भी कम्युनिटी की जो प्राइस है वो इंक्रीज हो रही है, इसे कंप्रिहेंसिव इन्फ्लेशन बोलते हैं। इट इज कॉल्ड इकोनॉमिक वाइड आर कंप्रिहेंसिव इन्फ्लेशन। इट इज नॉर्मल इन्फ्लेटरी फिनोमिना दैट रिफर टू द राइजिंग प्राइस ऑफ द जनरल प्राइस लेवल। जनरल प्राइस लेवल से बढ़ता है इसका प्राइस, तो इसको कंप्रिहेंसिव इन्फ्लेशन और इकोनॉमिक वाइड इन्फ्लेशन बोलते हैं। देन स्पोरेडिक इन्फ्लेशन क्या होता है? दिस इज ए काइंड ऑफ सेक्शनल इन्फ्लेशन। इट कंसिस्ट ऑफ केसेस इन विच द एवरेज ऑफ ए ग्रुप ऑफ प्राइसेस राइज बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन द इंडिविजुअल प्राइस ड्यू टू एबनॉर्मल शॉर्टेज ऑफ स्पेसिफिक गुड। तो स्पोरेडिक इन्फ्लेशन जो होता है इसमें शॉर्टेज की हो जाती है किसी भी कमोडिटी को, इसलिए ये सच टाइप का इन्फ्लेशन होता है। व्हेन द सप्लाई ऑफ सम गुड्स बिकॉज इनइलास्टिक सप्लाई जब हो जाती है इसकी वजह से होती है, एटलीस्ट टेम्पोरली हो जाती है ड्यू टू द फिजिकल स्ट्रक्चरल कंस्ट्रेंट्स हो जाता है, तो इसे स्पोरेडिक इन्फ्लेशन बोलते हैं। देन प्रॉफिट इंड्यूस्ड इन्फ्लेशन। प्रॉफिट इंड्यूस्ड इन्फ्लेशन क्या है? ड्यूरिंग इन्फ्लेशन इंटरप्रेन्योर्स आर इंड्यूस्ड टू इन्वेस्ट मोर इवन बाय बोरोइंग एट हायर इंटरेस्ट रेट। तो इन्फ्लेशन में जो इंटरप्रेन्योर होता है तो वो इन्वेस्ट कम करना चाहता है, इस वजह से प्रॉफिट इंड्यूस्ड इन्फ्लेशन होता है। इवेंटुअली इन्वेस्टमेंट एक्सीड सेविंग रीचेज मनी इक्विलिब्रियम। तो इस सिचुएशन में जो हमारा सेविंग इन्वेस्टमेंट हो जाता है वो मनी इक्विलिब्रियम बराबर हो जाता है। इफ़ इकोनॉमी इज ऑपरेटिंग एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल और इफ देयर इज ए bottlenecks of market imperfection, real output will not rise proportionately. So the imbalance between money income and real income is corrected through rising prices. फुल एम्प्लॉयमेंट इकोनॉमी में है और मार्केट इम्परफेक्ट है तो भी इम्बैलेंस हो जाता है दोनों के बीच में, जो हमारा एज ए इनकम होती है और मनी इनकम होती है दोनों के बीच में। तो इसको हम लोग कंप्लीट करने के लिए प्राइस जो है वो बढ़ाते हैं। देन डिमांड पुल इन्फ्लेशन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या होती है? तो एट द फुल एम्प्लॉयमेंट आउटपुट एग्रीगेट डिमांड में डिमांड पुल इन्फ्लेशन एट द फुल एम्प्लॉयमेंट आउटपुट एग्रीगेट डिमांड में बी ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई एट इन्फ्लेटरी गैप एग्जिस्ट एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल विद द प्राइस लेवल बिड अप। तो डिमांड पुल में क्या होता है कि फुल एम्प्लॉयमेंट आउटपुट होता है, एग्रीगेट डिमांड भी होती है और जो एग्रीगेट डिमांड होती है वो सप्लाई से ज़्यादा होती है। तो ओवरऑल जो इधर निकल के आता है टू मच मनी चेजिंग फ्यू गुड, तो ज़्यादा मनी जो होती है फ्यू गुड को परचेज करती है, तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन होता है क्योंकि डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है। तो नाम से समझ में आ रहा है डिमांड पुल इन्फ्लेशन। देन कास्ट पुश इन्फ्लेशन क्या होता है? इट इज़ कास्ट बाई एन ऑटोनोमस राइज इन मनी वेज और अदर इनपुट प्राइजेज। इफ प्रोड्यूसर रिस्पॉन्स बाई राइजिंग प्राइजेज इट बिकम ए वेज प्राइस स्पायरल। तो कास्ट पुश इन्फ्लेशन टर्म से समझ में आ रहा है कि जो हमारा प्रोडक्ट है या कम्युनिटी है उसकी कास्ट हमारी ज़्यादा आ रही है जबकि उसकी मार्केट जो प्राइस है वो उसके कंपेरिजन में लो है, जिसे कास्ट पुश इन्फ्लेशन बोलते हैं। देन डिमांड शिफ्ट इन्फ्लेशन क्या होता है? डिमांड शिफ्ट इन्फ्लेशन हम लोग देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एग्रीगेट डिमांड ऑफन चेंज फास्टर देन द चेंज ऑन रिसोर्स एलोकेशन। वेन एवर डिमांड चेंज द चेंज इन आउटपुट में नॉट कैच अप विद द चेंज इन डिमांड। द एक्सेस डिमांड में लीड टू इन्फ्लेशन एट लीस्ट इन शॉर्ट रन। तो एग्रीगेट जो डिमांड होती है वो चेंज होती है बहुत तेज़ी से रिसोर्स एलोकेशन के समय। अब जो डिमांड चेंज होती है उसके चेंज होने से जो आउटपुट है वो हम लोग कंट्रोल नहीं कर पाते। सो ये रीजन होता है डिमांड शिफ्ट कैलकुलेशन में। जो कंट्री हैं कुछ हाई जहाँ पे रेट है इन्फ्लेशन का, जैसे वेनेजुएला हो गया, यहाँ पे इन्फ्लेशन रेट आप लोग देख सकते हैं। देन सूडान में देख सकते हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देन मेजरमेंट ऑफ इन्फ्लेशन, तो हम लोग मेजरमेंट कैसे करते हैं इन्फ्लेशन का? फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे हमारा इन्फ्लेशन इन इंडिया इज कैलकुलेटेड कंसिडरिंग वेरियस प्राइस इंडेक्स टूल। तो इंडिया में जो मेजरमेंट होता है इन्फ्लेशन का वो वेरियस जो टूल होते हैं, पहले हमारा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स हो गया, CPI हो गया। देन सेकंड हमारा होलसेल प्राइस इंडेक्स जिसको प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स या WPI भी बोलते हैं, और GDP डिफ्लेटर से भी करते हैं। ये प्राइस इंडेक्स इज ए नॉर्मलाइज्ड एवरेज, टिपिकली ये वेटेड एवरेज ऑफ प्राइसेस फॉर ए गिवन क्लास ऑफ गुड और सर्विसेज इन गिवन रीजन ड्यूरिंग ए गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। तो प्राइस इंडेक्स जो होता है
वो नॉर्मलाइज्ड एवरेज होता है। रेट ऑफ इन्फ्लेशन हम लोग कैसे क्रिएट करते हैं? इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ द प्राइस लेवल एज मेजर्ड बाय द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो जो रेट चेंज होता है प्राइस का, वो प्राइस कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से जो मेजर करते हैं, इसी को रेट ऑफ इन्फ्लेशन बोलते हैं। इसका जो फॉर्मूला है, रेट ऑफ इन्फ्लेशन इन पीरियड प्राइस लेवल ऑफ टी ईयर माइनस प्राइस लेवल ऑफ टी माइनस फर्स्ट ईयर मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइडेड बाई प्राइस लेवल टी माइनस फर्स्ट ईयर। इसको हम लोग सॉल्व ऐसे करते हैं, रेट ऑफ इन्फ्लेशन को निकालने के लिए फॉर्मूला है। देन CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या है? तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स मेजर द कास्ट ऑफ ए फिक्स्ड बास्केट ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। तो फिक्स्ड कास्ट जो होती है किसी भी प्रोडक्ट की, उससे हम लोग किससे मेजर करते हैं? CPI से, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से। इट इज़ अ वेट एवरेज मेजर ऑफ चेंज इन द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस विद इन अ बास्केट। तो ये चेंज रेट को मेजर करती है प्रोडक्ट और सर्विसेज के। द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इज आल्सो नोन एज कास्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स। तो जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है उसे कास्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स बोला जाता है। द कंज्यूमर प्राइस बास्केट इंक्लूड ट्रांसपोर्टेशन, फूड एंड मेडिकल केयर। तो ये इंक्लूड करता है ट्रांसपोर्टेशन को, फूड को और मेडिकल केयर को। लार्ज राइजेस CPI कास्ट ऑफ द बंडल इन गिवन पीरियड, कास्ट ऑफ द बंडल ऑफ द बेस ईयर मल्टीप्लाई बाई 100। CPI का यही फॉर्मूला है। देन होलसेल प्राइस इंडेक्स WPI आर प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। PPI क्या है? होलसेल प्राइस इज द प्राइस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव बास्केट ऑफ द होलसेल गुड। तो ओवरऑल इसमें होलसेल को हम इंक्लूड करते हैं कि रिप्रेजेंट जो कमोडिटी हो रही है उसका होलसेल प्राइस क्या आ रहा है। होलसेल प्राइस इंडिकेट कॉन्सेंट्रेट ऑन द प्राइस ऑफ गुड दैट आर ट्रांसपोर्टेड विद द कॉर्पोरेट रेदर देन कंज्यूमर। तो होलसेल जो प्राइस होती है वो इंडेक्स होता है ओवरऑल प्राइसेस का, गुड और सर्विसेज का। द चेंज इन WPI इंडिकेट द प्राइस चेंज इन द इंडस्ट्री विच विल इन टर्न रिप्रेजेंट द चेंज इन सप्लाई एंड डिमांड। देन एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, कैलकुलेट द WPI फॉर द ईयर 2018 पे। तो प्राइस ऑफ किलोग्राम ऑफ वीट इन 2011 15 था, इन 2018 में 18 था। तो प्राइस ऑफ वीट इन 2018 माइनस प्राइस ऑफ वीट इन 2011 ऑब्लिक प्राइस ऑफ वीट इन 2011 मल्टीप्लाई बाई 100। तो ओवरऑल जो निकल के आएगा 18 माइनस 15 डिवाइडेड बाई 15 मल्टीप्लाई बाई 100, 20 इसका आएगा अगर हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। द GDP आर GNP डिप्लेटर, इससे हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं? इट इज़ द इंडेक्स ऑफ द प्राइस ऑफ ऑल फाइनल गुड एंड सर्विसेज कंस्टिट्यूटेड द GDP आर GNP। तो ग्रास जो ओवरऑल गुड और सर्विसेज जो प्रोड्यूस होती है एक ईयर में, ओवरऑल जो GDP और GNP में, उससे हम लोग GDP और GNP डिप्लेटर से कैलकुलेट करते हैं। GDP डिप्लेटर इक्वल टू नॉमिनल GDP माइनस ऑब्लिक रियल GDP मल्टीप्लाई 100। तो नॉमिनल GDP क्या होता है? जो कि करंट मार्केट प्राइसेस पे इवेल्यूएट किया जाता है। रियल GDP क्या है? जो मार्केट प्राइस को सम बेस ईयर रख के इंक्लूड किया जाता है, उसे रियल GDP बोलते हैं। इफ 1990 वेयर क्वेश्चन एज द बेस ईयर, द रियल GDP ऑफ 1995 इज कैलकुलेटेड बाय द टेकिंग अ क्वांटिटी ऑफ all good and services purchased in 1995, the multiply them by their 1919 prices. Food inflation. Food inflation क्या है? The food price inflation in the country can be attributed to long growth in food grain production, low competition and poor integration of supply over time and space. Retail price inflation हम लोग देख सकते हैं। PI और CPI में जो मेजर डिफरेंस क्या निकल के आता है? तो CPI जो होता है वो गुड और सर्विसेज दोनों को इंक्लूड करता है मेजर करने में, और WPI जो है वो ओनली गुड्स को इंक्लूड करता है। ये मेजर डिफरेंस दोनों में है। और जो प्रेजेंट टाइम पे स्पेशली जो हमारे यहाँ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से निकाला जा रहा है 2012 से, जो इन्फ्लेशन है, और इन्फ्लेशन का रीज़न सबसे बड़ा जो होता है इंक्रीज डिमांड जो हो जाता है, इसकी वजह से होते हैं। और मॉडरेट डिक्रीज जो कंट्रोल होती है इन्फ्लेशन को, उसको रिफ्लेशन बोलते हैं। और इन्फ्लेशन जो होता है फॉल इन मनी वैल्यू को इंक्रीज करता है। डिप्लेशन जो होता है राइज इन मनी वैल्यू को इंक्लूड करता है। देन हम लोग देखते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आगे, कॉजेज एंड कंट्रोल ऑफ इन्फ्लेशन, सेंट्रल बैंक फंक्शन एंड इम्पोर्टेंट पॉलिसीज। जो कॉजेज इन्फ्लेशन का सबसे बड़ा क्या है? इन्फ्लेशन अराइजेज व्हेन द एग्रीगेट डिमांड एक्सीज द एग्रीगेट सप्लाई ऑफ गुड एंड सर्विसेज। तो इन्फ्लेशन जो होता है जब एग्रीगेट डिमांड जो होती है वो एग्रीगेट सप्लाई से ज़्यादा हो जाती है तो इन्फ्लेशन आता है। द फैक्टर विच लीड टू इंक्रीज इन डिमांड एंड द शॉर्टेज ऑफ सप्लाई आर डिस्कस। तो फैक्टर जो होते हैं इंक्रीज डिमांड करने वाले वो शॉर्टेज सप्लाई डिस्कस करते हैं। फैक्टर कॉजिंग इंक्रीज इन डिमांड, जो कौन कौन से फैक्टर जो इंक्रीज डिमांड में कॉज करते हैं या करते हैं? फर्स्ट हमारा इंक्रीज इन मनी सप्लाई, पहला जो हमारी जो होती है मनी की इंक्रीज हो जाती है सप्लाई में। इंक्रीज इन डिस्पोजेबल इनकम, इंक्रीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर, इंक्रीज इन कंज्यूमर स्पेंडिंग,
कॉन्सिपिशियस कंजप्शन और डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट, चीप मॉनेटरी पॉलिसी, क्रेडिट एक्सपेंशन, क्रेडिट इंड्यूस्ड इन्फ्लेशन, देन डेफिसिट फाइनेंसिंग, इंक्रीजिंग एक्सपोर्ट, फैक्टर कॉजिंग शॉर्टेज ऑफ सप्लाई। कौन कौन सा फैक्टर है जो शॉर्टेज कर देते हैं सप्लाई में? फर्स्ट हमारा शॉर्टेज ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, देन सेकंड हमारा इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स, थर्ड हमारा नेचुरल कैलेमिटीज़, आर्टिफिशियल स्कैरेटरीज, बैंक ब्लैक मार्केटिंग हो गया, ये हो जाता है, इंक्रीजिंग एक्सपोर्ट हो गया, लॉप साइडेड प्रोडक्शन हो गया, लॉप डिमिनिशिंग रिटर्न्स, आउटमोडेड आउटपुट ऑफ प्रोडक्शन, क्योंकि राइस कास्ट जो है वो ज़्यादा बढ़ जाती है तब होता है। इंटरनेशनल फैक्टर जस्ट लाइक हमारा पेट्रोल हो गया, पेट्रोल का भी काफ़ी जो मुद्दा उठा था ये रीजन होता है। देन सेंट्रल बैंक एंड फंक्शन, सेंट्रल बैंक क्या क्या फंक्शन है? अपेक्स इंस्टीट्यूशन ऑफ द मॉनेटरी सिस्टम विच सीक टू रेगुलेट द फंक्शनिंग ऑफ द कमर्शियल बैंक ऑफ ए कंट्री। तो जस्ट लाइक आरबीआई जो होता है हमारा सेंट्रल बैंक होता है, इसको देखते हैं। तो जो एपेक्स इंस्टीट्यूट है जो कि मॉनेटरी पॉलिसी को और मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है, सेटअप 1935 में हुआ था। द गाइडिंग प्रिंसिपल इज दैट इट शुड एक्ट ओनली ऑन द पब्लिक इंटरेस्ट एंड फॉर द एंड वेलफेयर ऑफ द कंट्री एंड विदाउट रिगार्ड टू प्रॉफिट एज प्राइमरी कंसिडरेशन। तो इसका जो विदाउट इंटरेस्ट के प्राइमरी जो कंडीशन था कि पब्लिक इंटरेस्ट को प्रोवाइड करना और वेलफेयर और कंट्री के हेल्प विकास के लिए जो बैंक वर्क करेगा। फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक, सेंट्रल बैंक के क्या क्या फंक्शन है? इट एक्ट एज ए नोट इश्यूइंग एजेंसी, तो ये वर्क करता है नोट इशू करने वाली एजेंसी की तरह। इट एक्ट एज द बैंकर टू द स्टेट, तो बैंकर करता है स्टेट के लिए बैंकर की तरह। इट एक्ट एज द बैंकर्स बैंक, तो बैंकर्स का बैंक इसको बोला जाता है। इट कंट्रोल क्रेडिट इन्फ्लेशन, तो ये कंट्रोल कर इन्फ्लेशन को कौन कंट्रोल करता है? आरबीआई। इट एक्ट एज द लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट। देन कंट्रोल ऑफ क्रेडिट, क्रेडिट कैसे कंट्रोल करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल वेरिंग द बैंक रेट, तो जो वेरी बैंक रेट का उसको इंक्लूड करके। इंगेजिंग इन ओपन मार्केट ऑपरेशन, चेंजिंग द रिजर्व रेशियो, एक्सरसाइजिंग सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। मॉनेटरी मेजर क्या है? क्रेडिट कंट्रोल द क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ क्रेडिट टू रिड्यूस द सप्लाई ऑफ मनी। तो इसमें हम लोग कंट्रोल करते हैं क्वांटिटी और क्वालिटी में क्रेडिट की सप्लाई में। पहला इसका इट राइजेस द बैंक रेट, सेल सिक्योरिटी इन द ओपन मार्केट, रेजेस रिजर्व रेशियो, अडॉप्ट ए नंबर ऑफ सेलेक्टिव क्रेडिट मेजर। रेपो रेट क्या होता है? बोरो फ्रॉम आरबीआई बाय सेलिंग सिक्योरिटी। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? आरबीआई बोरो फ्रॉम सीबी बाय सेलिंग सिक्योरिटी। तो रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट को भी हम लोगों ने देख लिया। देन मॉनेटरी मेजर, तो डीमोनेटाइजेशन ऑफ करेंसी, ब्लैक मनी, इशू ऑफ न्यू करेंसी, हाइपर इन्फ्लेशन। जब इशू हो जाएगा न्यू करेंसी का तो हाइपर इन्फ्लेशन हो जाता है। फिजिकल मेजर, फर्स्ट हमारा रिडक्शन इन अननेसेसरी एक्सपेंडिचर, तो हमको रिडक्शन करना अननेसेसरी जो हमारे एक्सपेंडिचर है उसको। इंक्रीज टैक्स, इंक्रीजिंग इन सेविंग्स। अदर मेजर, कैसे अदर मेजर करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल इंक्रीज प्रोडक्शन, सेकंड हमारा रेशनल वेज पॉलिसी, प्राइस कंट्रोल, रेटनिंग एंड इनहेंस इंपोर्ट। सो गाइज आई थिंक जो भी था जाए कि सबसे बेस्ट मेथड कौन सा हमारा मेजर कंट्रोल करने का इन्फ्लेशन का, तो वो फिजिकल मेजर होता है जो बेस्ट है वो। और आई थिंक जो भी टॉपिक थे मैंने उसको कवर कर लिया है इन्फ्लेशन से। जो भी अगर आपके कुछ डाउट होंगे तो प्लीज़ उसे कमेंट सेक्शन बॉक्स में राइट डाउन करिएगा। और कुछ इम्पोर्टेंट जैसे हमारे टॉपिक थे मैंने सबको कवर किया है। जस्ट लाइक एक होता है फ्लिप कर जो ओरिजिन होता है वो कॉन्वेक्स ओरिजिन होता है। और जस्ट एक हो गया है कि ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इन्फ्लेशन जो डेबिटर होता है वो गेन करता है और जो क्रेडिटर होता है वो लॉस करता है इन्फ्लेशन में। सो आज का सेशन मैं एंड करता हूँ। अगर आपका कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन बॉक्स में राइट डाउन करिएगा। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर करिएगा। जो भी आपके सजेशन होंगे प्लीज़ कमेंट सेक्शन बॉक्स में राइट डाउन करिएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग।